आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 7 के ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम होगा हमारा आवर चेंजिंग अर्थ। इसके पहले हम लोग चैप्टर के ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आज फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। देखिए, ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, लेकिन इस चैप्टर में ना बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट टर्म मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब उसका डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, तो बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे चैप्टर सिंपल ज़रूर है, छोटा ज़रूर है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स ज़्यादा है, तो इसको आप लिखते भी चलिएगा और उसको याद भी करते चलिएगा। चूँकि हम लोग पिक्चर भी देखते चलेंगे, तो पिक्चर से भी आपको कॉन्सेप्ट बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहले मतलब समझो क्या है आवर चेंजिंग अर्थ। आवर चेंजिंग अर्थ का मतलब है कि ये जो हमारा अर्थ है ना, डेली बदल रहा है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो बदल रहा है ना, ये इतना धीरे बदल रहा है कि हम लोग उसको देख ही नहीं पाते हैं, फील ही नहीं कर पाते हैं। इसको देखना हो तो आपको कम से कम 1000 साल 2000 साल आपको वेट करना पड़ता है, तब कोई बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें, ज़्यादा नहीं, आज से आप 1000 साल पीछे जाइए। 1000 साल पीछे जाके यदि आप देखेंगे ना, हमारे पृथ्वी बिल्कुल बंजर जैसा था, जंगल था। किसी जगह पे जंगल बहुत है, तो किसी जगह पे पहाड़ बहुत है, किसी जगह पे बंजर ही पूरा है। तो आज से 1000 साल पहले कुछ और था हमारा धरती। आज से 1000 साल के बाद देखो, आज देखो कितना अच्छा धरती आपको दिखता है। बिल्डिंग है, एयरपोर्ट है, जिम, मॉल, बहुत कुछ आज हमारे पास है, सड़क, बिल्डिंग, सब कुछ हमारे पास है। कहने का मतलब है कि ये धरती हमारा डेली बदल रहा है, लेकिन क्या डेली बदलते हुए आप उसको देख पाएंगे? नहीं। ये कोई भी बड़ा बदलाव आपको कब दिखता है? कम से कम तो आपको लंबा समय वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1000 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको कोई एक बड़ा सा बदलाव धरती पे देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आज से 1000 साल पहले बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जंगल पाए जाते होंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते होंगे। आज उतना बड़ा पहाड़ हमारे सामने नहीं है, आज हमारे पास उतना बड़ा जंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समय बदला, हम लोगों ने पहाड़ को तोड़ के घर बनाना स्टार्ट किया, पहाड़ को तोड़ के हमने सड़क बना दिया, जंगल को काट के हमने उस पर खेती करना चालू कर दिया। तो ओवरऑल हमारे धरती डेली चेंज हो रहा है, इसलिए चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या क्या हो रहा है हमारा धरती के साथ कि दिन प्रतिदिन ये चेंज ही होता जा रहा है। तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है समझिए ध्यान से। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। देखो, पहले समझो कि लिथोस्फेयर होता क्या है। ये जो धरती का ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखता है ना, मिट्टी वाला पोर्शन, जिसपे आपका रोड है, एयरपोर्ट है, बिल्डिंग है, सब कुछ आपका जो है, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलोगे इसको? लिथोस्फेयर। मतलब ये जो धरती का पूरा मिट्टी वाला पार्ट है, जो जमीन वाला पार्ट है, जिसके ऊपर आपका सड़क, हाईवे वगैरह दिखता है, ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा कहलाता है लिथोस्फेयर। यदि आपके सामने कोई वर्ड बोल रहा है लिथोस्फेयर, इसका मतलब समझ जाइए कि ये बात केवल धरती के ऊपर वाले हिस्से का कर रहा है। जिसमें आपका क्या क्या आएगा भाई? लिथोस्फेयर में आपका आ जाएगा मिट्टी, बालू, पत्थर, कंकड़, है ना, पहाड़, चट्टान, ये सब कहाँ है? आपका जमीन के ऊपर ही तो है। तो ये सब हमारा लिथोस्फेयर का पार्ट हो जाएगा। सिंपल। अब समझते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है। समझिए ध्यान से। हमारा ये धरती जो है ना, बहुत बड़ा धरती है, और ये पूरा का पूरा धरती अलग अलग प्लेट्स पे है। और इस प्लेट्स पे आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये जो 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट है आपका, ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट किस पे बसा हुआ है? प्लेट पे बसा हुआ है। आप जरा इमेजिन करो कि ये प्लेट कितना बड़ा होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आपका वर्ल्ड है। वर्ल्ड में कितना कॉन्टिनेंट अभी फिलहाल? 7 कॉन्टिनेंट। ये सातों का सातों कॉन्टिनेंट प्लेट्स पे है। तो सोचिए जरा, वो प्लेट कितना बड़ा प्लेट रहा होगा। आज भी है। हमारा इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। तो एशिया एक प्लेट पे है, और वो प्लेट यदि हिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा? भूकंप आएगा। तो वही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट है कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब हुआ कि ये जो हमारा धरती का ऊपर वाला पार्ट दिखता है, ये एक प्लेट पे बसा हुआ है। हाँ, ये जमीन जो है प्लेट्स पे है, अलग अलग प्लेट्स पे हमारा ये जमीन बसा हुआ है।
इसका सिंपल सा मतलब समझिए कि धरती है, धरती के नीचे प्लेट है और उसी प्लेट के ऊपर हमारा ये पूरा जमीन है और उसी के ऊपर अलग अलग कंट्री है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट को पहले समझिए, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का मतलब हो गया पूरा जमीन का ऊपर वाला जो पार्ट है ये, और लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब हो गया कि जमीन का जो पार्ट है ऊपर, धरती का ऊपर वाला पार्ट, ये प्लेट पे मौजूद है। और ये प्लेट कहाँ है? धरती के बहुत नीचे है, उसी पे हमारा ये पूरा का पूरा धरती बसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा प्लेट पे ही बसा हुआ है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला, दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। सोचो, और ये जो पूरा का पूरा प्लेट है, ये प्लेट लगभग हर साल, एक साल में लगभग 1 मिलीमीटर खिसकता है। सोचो, मतलब एक साल में 1 मिलीमीटर ये प्लेट्स खिसक रहा है। सब प्लेट एक दूसरे से खिसक रहा है इधर उधर। 1 मिलीमीटर का मतलब समझते हैं आप? बहुत कम, लगभग ना के बराबर। मतलब इतना बड़ा बड़ा प्लेट है जिसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा बसा हुआ है, और वो प्लेट एक साल में मात्र 1-2 मिलीमीटर खिसक रहा है। उसको तो आप कभी चाह के भी गौर नहीं कर पाएंगे। सोचो, यदि डेली खिसकता तो हो सकता है कि गौर कर भी लेते, लेकिन ये साल में एक बार, 2 साल में एक बार खिसक रहा है, वो भी कितना सेंटीमीटर? नहीं, उससे भी कम, 1-2 मिलीमीटर बस, लेकिन खिसक हर साल रहा है। इसीलिए चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। हमारा जो अर्थ है वो क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन इतना स्लो चेंज हो रहा है कि हम उसको ऑब्जर्व कभी कर ही नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते। अच्छा, आपको ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन ये हकीकत है, ध्यान रखिएगा। आज जो आप ये सारा कॉन्टिनेंट अलग अलग देखते हैं ना, आज आपका अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, ऑस्ट्रेलिया बेचारा इधर कोना में पड़ा हुआ है, उधर आप देखोगे एशिया, फिर यूरोप, ये सब आज अलग अलग है। मतलब ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, अफ्रीका अलग है, अमेरिका अलग है, यूरोप अलग है, हमारा एशिया अलग है, एंटार्क्टिका हमारा अलग है, सब आज अलग अलग आपको दिखता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और ज्योग्राफी पढ़ेंगे ऊपर लेवल में, तो आपको पता चलेगा ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करता था, सब सटा हुआ था पहले। ये आज का बात नहीं है, ये लाखों साल पहले का बात है। मतलब ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये बोलते हैं, स्कॉलर उसको हम लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग मतलब स्कॉलर उसको उन लोगों को बोलते हैं। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सारा कॉन्टिनेंट पहले सब एक साथ जुटा हुआ था, सब एक साथ जुटा हुआ था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? चेंज, हमारा धरती होता चला गया और हर कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर होता चला गया। सब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब पहले एक हुआ करता था। सर, जो साउथ अमेरिका के मतलब हाँ, नॉर्थ अमेरिका जुड़ा रहता है, वो जो लाइन आपको, हाँ, वो भी अलग होते रहते हैं। नहीं, वो तो इमेजिनरी लाइन है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ये सब बोल रहे हो, वो तो इमेजिनरी है, वो हकीकत में लाइन नहीं होता है, बस वो समझने के लिए हम उसको ड्रॉ करते हैं। अभी मुद्दा का पॉइंट ये है कि ये सारा कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करता था, और आने वाले समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट या तो एक दूसरे से और दूर भाग जाएंगे, या फिर सब एक दूसरे के फिर पास आके टकरा जाएंगे। लेकिन जब भी ऐसा होगा, भयंकर तबाही मचेगा। समझ रही है बात? क्योंकि एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से टकराएगा तो सोचिए कितना भयंकर भूकंप आएगा। मतलब 2 ही संभावना है, ऐसा लोग बोलते हैं कि अभी जो सारा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, सारा का सारा कॉन्टिनेंट या तो एक दूसरे से और दूर भाग जाएगा या फिर नजदीक आएगा। केवल दूर थोड़ी भाग सकता है, नजदीक भी आ सकता है। पूछो। पहले तो बीच वाले एरिया में तो वहाँ पे पानी कभी नहीं, समझिए ध्यान से, पहले सारा कॉन्टिनेंट एक जगह पे इकट्ठा था, तो फिर उसके आसपास पानी था। आज आप पानी कहाँ देखते हैं? कॉन्टिनेंट के बीच में भी देख देते हैं पानी। वो कॉन्टिनेंट के बीच में पानी कैसे आया? कॉन्टिनेंट अलग हुआ, उसको स्पेस मिला, तब वहाँ पे पानी भर गया। लेकिन सारा कॉन्टिनेंट पहले एक हुआ करता था, यानी कि पूरा जमीन पहले एक जगह पे इकट्ठा था, समय के साथ सब अलग हो गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। तो हमारा जो पूरा का पूरा धरती है वो किस पे टिका हुआ है? प्लेट्स पे टिका हुआ है। किस पे? प्लेट्स पे टिका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया आज हमारा बेचारा कोने में पड़ा हुआ है, यानी कि इसका मतलब होगा कि ऑस्ट्रेलिया जिस प्लेट पे है वो प्लेट बहुत अलग हो गया हमारे कंट्री इंडिया वगैरह से, तो आज अलग हो गया वो।
तो जैसे जैसे प्लेट खिसकेगा उस प्लेट के ऊपर जो कंट्री जो कॉन्टिनेंट होगा वो भी खिसक जाएगा। जैसे मान लीजिए आज हमारा इंडिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, चाइना से जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है। क्या पता इंडिया का प्लेट आने वाले समय में इन सबसे अलग हो जाए और हम लोग और नीचे आ जाए, पानी में आ जाए, बीच में आ जाए। ऐसा भी हो सकता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया सब एक साथ जुटा हुआ था। समझ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर प्लेट हर साल कुछ कुछ मिलीमीटर खिसकता रहता है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा धरती लगातार चेंज हो रहा है? बिल्कुल बोल सकते हैं, थोड़ा ही चेंज हो रहा है लेकिन हो रहा है। अगला, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये मोल्टेन मैग्मा क्या है? ये जो प्लेट हमारा खिसक रहा है ये किसके वजह से खिसक रहा है? मोल्टेन मैग्मा के वजह से। समझाते हैं मोल्टेन मैग्मा होता है क्या। देखो, द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो, हमारे धरती के नीचे ना बहुत गर्मी है, हमारे धरती के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतना ज़्यादा गर्मी है कि नीचे जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड गर्म है, और उसी लिक्विड को हम लोग बोल देते हैं मैग्मा। मतलब कि धरती के नीचे पानी है, ये आपको मानना पड़ेगा, और वो पानी इतना गर्म है, इतना गर्म है कि उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है मैग्मा। और जब वो इतना गर्म है तो वो लगातार सर्कुलर होकर घूमता रहता है, यानी कि गोल गोल वो पानी घूमता रहता है, तरीके से बॉयल होता रहता है। और उसका असर पड़ता है किस पे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स यदि मूव करेगा उसके वजह से तो पूरा कॉन्टिनेंट मूव करेगा। ठीक है, तो यदि कोई बोले कि बताओ जो लिथोस्फेरिक प्लेट है तो किसके वजह से मूव करता है, तो सिंपल से बताना है मोल्टेन मैग्मा के वजह से। पूछे मोल्टेन मैग्मा क्या है, तो सिंपल से बताएगा कि धरती के नीचे जो लिक्विड है वो बहुत गर्म है, बहुत उसके नीचे अंदर में हीट है, गर्मी है। उसी लिक्विड को, उसी पानी को हम लोग कह देते हैं मोल्टेन मैग्मा। और वो लगातार, चूंकि गर्म है तो लगातार मूव करता रहता है। उसके मूव करने की वजह से कौन मूव कर जा रहा है? लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर जा रहा है। ठीक, चलिए अगला। उसके बाद है हमारा एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये क्या होता है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस समझते हैं ध्यान से। The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Endogenic forces sometimes produces sudden movement like earthquake and volcanoes. अब देखो होता क्या है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पढ़ तो लिए हम लोग सारा एक बार में, लेकिन इसका पूरा कहानी समझिए, पूरा इंपॉर्टेंट समझिए क्या है। दो प्रकार का फोर्स यहाँ पे। पहला एंडोजेनिक, पहले समझते हैं क्या होता है। The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. मतलब हमारे धरती के नीचे भी फोर्स लगता है, यानी कि हमारे धरती का जो नीचे वाला पोर्शन है उसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, दबाव लग रहा है। उस फोर्स को, उस दबाव को हम लोग कह देते हैं एंडोजेनिक फोर्स। लेकिन ये फोर्स को हम लोग कभी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धरती के नीचे बहुत है, तो हम लोग कैसे इसको महसूस करेंगे? नहीं कर पाते हैं। मतलब धरती के नीचे जो दबाव है, जो फोर्स है, उसको हम लोग बोल देते हैं एंडोजेनिक फोर्स। क्या इसको आप कभी फील कर पाओगे? नहीं, वो धरती के नीचे लग रहा है, हम लोग धरती के ऊपर है, कोई असर ही नहीं दिखता है, तो ये हम लोग फील नहीं कर पाते, महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन जो अगला वाला है, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है ये धरती के ऊपर लगने वाला फोर्स है। धरती के ऊपर लगने वाला फोर्स में कुछ फोर्स है, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं। धरती के ऊपर क्या लगेगा आपका फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होगा कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते तो वो नीचे ही आता है, क्योंकि कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहा है, वो धरती के ऊपर लगता है, तो दिक्कत नहीं। अब एंडोजेनिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको और आश्चर्य होगा। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। अब बताइए, हमने अभी तुरंत बताया आपको कि एंडोजेनिक फोर्स कहाँ लगेगा? धरती के नीचे लगेगा, हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एंडोजेनिक फोर्स के वजह से जो घटना घटता है उसको हम लोग देख पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। वोल्केनो जब फटता है, ज्वालामुखी जब फटता है, तो पूरा का पूरा जमीन को फाड़ते हुए, पूरा का पूरा जो गर्म लावा है नीचे, मोल्टेन मैग्मा जिसको हम लोगों ने कहा था, वो धरती को फाड़ते हुए बाहर निकलता है।
कैसे निकला अपने आप? नहीं, नीचे पूरा का पूरा क्या है? गर्म हॉट लिक्विड है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है? मोल्टेन मैग्मा। पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है, दबाव है, और उसको जैसे जमीन के ऊपर कोई ढीला जमीन मिल गया, कोई कमजोर जमीन मिल गया, वहीं से वो फटाक से बाहर निकलेगा, बहुत तेजी की रफ्तार से वो बाहर निकलेगा। तो ये किसके वजह से हुआ? किस फोर्स के वजह से? एंडोजेनिक फोर्स के वजह से हुआ। देखिए ध्यान रखना है, एंडोजेनिक फोर्स धरती के नीचे लगता है, हम लोग कभी उसको फील नहीं कर पाएंगे, लेकिन एंडोजेनिक फोर्स के वजह से जो घटना घटता है उसको हम लोग फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि धरती के नीचे बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, बहुत प्रेशर है, बहुत फोर्स है, तो वो ना बाहर निकलना चाहता है। इतना दबाव अंदर है ना कि उसको यदि थोड़ा सा कहीं से रास्ता मिल जाए, धरती फटा हुआ मिल जाए उसको, तो फटाक से वो अपने पूरा फोर्स को, पूरा प्रेशर को रिलीज करेगा और पूरा धरती को फाड़ते हुए वो बाहर निकल जाएगा लिक्विड। तो जो ज्वालामुखी फटता है वो क्यों फटता है? अब इसके पीछे कहानी समझिए। ज्वालामुखी हर जगह नहीं फटता है, वोल्केनो हर जगह नहीं फटता है। वोल्केनो वहीं फटेगा, ज्वालामुखी वहीं फटेगा जहां का जमीन क्या होगा? मजबूत या कमजोर? बताइए। कमजोर। क्योंकि जमीन कमजोर है, अंदर बहुत दबाव है, फटाक से वो बाहर निकल जाएगा जहां पर उसको जमीन कमजोर मिलेगा। अच्छा, ये जमीन कमजोर मिलता कहाँ है अधिकतर? थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। अधिकतर जमीन कमजोर उसको मिलता है पहाड़ी इलाका में। आपके मन में सवाल होगा कि सर पहाड़ी इलाका तो और भारी इलाका होता है, पहाड़ बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक बात है, लेकिन पहाड़ के बीच में जो है ना खाली स्पेस होता है। आपके सामने यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, और पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच खाली स्पेस होता है। इसी खाली स्पेस से वो वोल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, और सारा लिक्विड गर्म वाला बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। समझ में आ रही है बात? तो वोल्केनो का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रकार का फोर्स पढ़ा, पहला एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब हो गया जो कि धरती के नीचे होगा, वो हम लोग कभी देख नहीं पाएंगे, गौर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे होने वाला जो घटना घटता है वो हम लोग देख भी पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया वोल्केनो। वोल्केनो जो फटता है वो किसके वजह से फटता है? एंडोजेनिक फोर्स की वजह से फटता है। एंडोजेनिक फोर्स का मतलब हो गया कि धरती के नीचे दबाव बनता है, प्रेशर बनता है, फोर्स बनता है, और जहां पे जमीन उसको कमजोर मिल गया वहीं से वो धरती को फाड़ते हुए ज्वालामुखी फट जाएगा। ये किसके वजह से हुआ? एंडोजेनिक फोर्स के वजह से हुआ। एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया आपका जो धरती के ऊपर लगता है, एग्जाम्पल है ग्रेविटेशन, ये सब चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा एक बात और, सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। तो वोल्केनो का फटना, धरती हिलना, यानी कि अर्थक्वेक आना, ये सब किसके वजह से होगा? एंडोजेनिक फोर्स के वजह से ही होगा। मतलब कि एंडोजेनिक फोर्स के वजह से ही हमारा धरती भी हिलता है, यानी कि भूकंप आता है, और वोल्केनो भी फटता है। दोनों समझ आ गया? चलिए अगला है हमारा वोल्केनो। वोल्केनो तो हम लोग समझ चुके हैं, हालांकि डायग्राम भी आपके सामने यहाँ पे है। देखो वोल्केनो फटता कब है, समझिए ध्यान से। जमीन के नीचे बहुत गर्मी है, इतना हीट है कि नीचे का जो पानी है ना वो लाल हो जाता है हीट से, और जैसे ही उसको पहाड़ों के बीच में खाली जगह मिलेगा बाहर निकलने के लिए, हल्का जमीन मिलेगा, वो फटाक से पहाड़ के बिल्कुल बीचों बीच चिढ़ते हुए ज्वालामुखी फट के जमीन पे गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या जरूरी है कि हमेशा ज्वालामुखी पहाड़ों के बीच से ही फटेगा? नहीं, जमीन से भी फटता है, लेकिन जमीन क्या होना चाहिए? कमजोर होना चाहिए, वहां का मजबूत नहीं होना चाहिए, ढीला जमीन होना चाहिए, तब जाकर उसको ज्वालामुखी को फटने के लिए आसान हो जाएगा। जमीन जहां का टाइट होगा, जहां का जमीन मजबूत होगा, भारी भरकम होगा, वहां पर ज्वालामुखी कभी फटता नहीं है। क्यों नहीं फटता है भाई? क्योंकि जमीन मजबूत है, उसको बाहर निकलने के लिए मौका ही नहीं मिल पाएगा, है ना। चलिए आगे, अगला वोल्केनो है, तो वही लिखा हुआ है कि वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। तो वोल्केनो बेसिकली धरती के ऊपर पाया जाने वाला कमजोर जमीन होता है, कमजोर जमीन जिससे आराम से लिक्विड, जो कि नीचे गर्म वाला लिक्विड रखा हुआ है, वो फट के बाहर निकल सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं वोल्केनो। तो वोल्केनो का मतलब हमेशा ये मत समझिएगा कि पहाड़ों के चीर, मतलब कि पहाड़ों के बीच से चीड़ के ही वो वोल्केनो केवल फटेगा, नहीं। जमीन जहां पर उसको कमजोर मिल जाएगा, उस जमीन को भी वो चीड़ते हुए ज्वालामुखी फट जाएगा, यानी कि नीचे का सारा पानी गर्म वाला धरती के ऊपर गिरेगा। और वो केवल पानी नहीं है, ध्यान रखना, इतना खतरनाक होता है कि यदि उसका एक बूंद भी किसी इंसान के ऊपर गिर गया, वो इंसान उसी समय जल के खाक हो सकता है, इतना गर्म होता है वो। सोचो इतना गर्म होता है, मतलब कि यदि एक बूंद भी किसी इंसान के बॉडी के ऊपर गिर जाए तो उस बॉडी का मतलब समझो कि उसको चीड़ के बाहर निकल जाएगा, वो इतना गर्म होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, आइए अगला।
अगला है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। चल इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। When the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. देखो भूकंप जनरली आता कब है वो समझो। हमने अभी तुरंत डिस्कस किया था कि हमारा जो पूरा का पूरा कंट्री कॉन्टिनेंट ये सब है वो लिथोस्फेरिक प्लेट पे बसा हुआ है, यानी कि प्लेट पे, धरती के नीचे प्लेट है। वो प्लेट जब मूव करता है ना, और एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से टकराता है मूव करने के दौरान, तब जाके आता है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। और ध्यान रखना है ये प्लेट उतना भी जोर से नहीं टकराता है। यदि ये बहुत जोर से टकरा जाए तो आप यकीन मानो जो कंट्री या फिर जो कॉन्टिनेंट उस प्लेट के ऊपर होगा वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। ये प्लेट्स बहुत धीरे मूव करता है। पहला बात हमने पढ़ा ना अभी कि साल में 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर कभी कभार मूव करता है बस। तो सोचिए कितना कम मूव कर रहा है। यदि वो हर दिन 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर यदि मूव करना चालू कर जाए तो आप यकीन मानो 10 दिन के अंदर आप पूरा दुनिया तबाह हो सकता है, क्योंकि डेली मूव कर रहा है। और एक प्लेट का हल्का सा भी टकराने का मतलब समझते हैं आप कितना भूकंप आएगा। वो टकराएगा बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन उसका असर हमको दिखेगा तेज में, बिल्डिंग वगैरह गिरना चालू हो जाता है। ठीक है, आइए अगला। तो यदि भूकंप आ रहा है इसका मतलब क्या है, नीचे का प्लेट आपस में टकरा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अर्थक्वेक हो गया हमारा। तो अर्थक्वेक का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब नीचे का प्लेट आपस में टकराता है तो वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन से क्या हो जाता है, भूकंप आ जाता है। पूरा धरती का नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा सब हिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब समझिए फोकस क्या होता है। वोल्केनो समझ में आ गया क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि फोकस क्या होता है और ईपी सेंटर क्या होता है। ये दोनों के बारे में बात करेंगे हम लोग। ये वाला जो पिक्चर है ये आपको दिखा रहा है कि हमारा धरती का ऊपर, मतलब धरती हमारा है कैसा। थोड़ा सा इसको, इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए एक बार। तो ये वाला पोर्शन आपको एज्यूम करना है कि हमारा धरती का पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया अर्थ का, ऊपर वाला पार्ट अर्थ का, नीचे वाला पार्ट हो गया धरती का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि ये फोकस क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है। देखो ये आपका अर्थ का पूरा लेयर है, तो किस पे बसा होगा, लिथोस्फेरिक प्लेट पे बसा होगा। और लिथोस्फेरिक प्लेट जब नीचे टकराएगा तो भूकंप आएगा, वाइब्रेशन होगा। तो जहाँ पे पहली बार लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में टकराएगा वहाँ पे भूकंप आएगा धरती के नीचे। तो उस जगह को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या बोलेंगे उसको, फोकस। तो यदि कोई बोले कि बताओ फोकस क्या है, तो सिंपल से बताना है फोकस वो जगह है धरती के नीचे जहाँ पे पहली बार 2 लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में टकराएंगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन का मतलब है कि धरती के नीचे क्या आ गया, भूकंप आ गया। उसी जगह को हम लोग कहते हैं फोकस। तो फोकस वो धरती के नीचे जगह है, मतलब कि धरती के नीचे वो जगह कहलाता है फोकस जहाँ पे पहली बार धरती के नीचे क्या आता है, भूकंप आता है। किसकी वजह से आएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के टकराने की वजह से आएगा। ठीक है, तो धरती के नीचे जो भूकंप आता है वो लिथोस्फेरिक प्लेट के टकराने की वजह से आता है, और उस जगह को हम लोग कह देते हैं फोकस। और वो भूकंप का झटका धीरे धीरे धरती के नीचे से कहाँ जाता है, धरती के ऊपर आ जाता है। और धरती के ऊपर क्या प्रेजेंट है आपका, सड़क, हाईवे, घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ये सब प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जब पहली बार, यानी कि धरती के ऊपर जब पहली बार हमारा भूकंप पहुँच जाएगा धरती के नीचे से, तो उस जगह को हम लोग कह देंगे एपी सेंटर। मतलब सिंपल सा कहानी समझिए, धरती, देखो भूकंप का शुरुआत कहाँ से होगा, धरती के ऊपर से, धरती के नीचे से, धरती के नीचे से। कैसे, प्लेट्स के टकराने की वजह से। तो धरती के नीचे जब पहली बार प्लेट आपस में टकराएंगे, धरती के नीचे जहाँ पे, धरती के नीचे जहाँ पे पहली बार प्लेट आपस में टकराएगा उस जगह को हम लोग कह देंगे फोकस। और वो भूकंप, वो झटका धरती के नीचे से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा, धरती के ऊपर आ जाएगा। और धरती के ऊपर जहाँ पे पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा उस जगह को हम लोग कह देंगे एपी सेंटर। तो फोकस और एपी सेंटर दोनों का दोनों वो जगह है जहाँ पे भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। बस फर्क ये है कि एपी सेंटर धरती के ऊपर है और फोकस धरती के नीचे, बस काम खत्म। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोकस क्या है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। यानी कि फोकस हमारे धरती के नीचे का वो हिस्सा है जहाँ पे पहली बार भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, और यहीं पे पहली बार 2 प्लेट्स आपस में
टकराते हैं और पहली बार भूकंप धरती के नीचे आता है। और धरती के नीचे जो भूकंप आया उसका झटका हम लोगों को धरती के ऊपर भी महसूस होता है। तो धरती के ऊपर जहाँ पे पहली बार झटका महसूस किया जाएगा उस जगह को हम लोग कह देंगे एपिसेंटर। तो वही अगला पॉइंट है कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, यानी कि एपिसेंटर कहाँ होगा, फोकस के ऊपर होगा, इज कॉल्ड द एपिसेंटर। तो एपिसेंटर का मतलब हुआ फोकस के ऊपर वाला पार्ट जो कि धरती के ऊपर पाया जाएगा, उसको हम लोग एपिसेंटर बोल देंगे बस। तो दोनों में डिफरेंस केवल ये है कि फोकस धरती के नीचे है, एपिसेंटर धरती के ऊपर है, लेकिन दोनों का दोनों क्या बताएगा आपको, भूकंप का झटका ही बताएगा कि पहली बार कहाँ पे आया, है कि नहीं। धरती के नीचे पहली बार झटका महसूस किया जाएगा कहाँ पे, फोकस पे, और फोकस ही वो जगह होता है जहाँ पे पहली बार प्लेट्स आपस में टकराते हैं। एपिसेंटर धरती का वो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे पहली बार धरती के ऊपर झटका महसूस किया जाएगा, बस यही चीज़ है हमारा। लेकिन ध्यान रखना है कि फोकस जो है धरती के नीचे होगा और उसके जस्ट ऊपर होगा आपका एपिसेंटर, ठीक है, क्योंकि नीचे से ही भूकंप कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद फिर पूरे धरती में फैल जाता है वो, ठीक है। आइए अगला, वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव। मतलब कि एक बार भूकंप शुरुआत कहाँ पे हुआ, पहला फोकस, फिर भूकंप कहाँ आया, एपिसेंटर, और एपिसेंटर से पूरा भूकंप फैल जाता है धरती के ऊपर वेव के तरफ। मतलब कि एक तरीके जैसे आप शांत पानी में पत्थर मारते हैं तो आप देखे होंगे एक हलचल पानी में हो जाता है वेव, उसी को हम लोग कहते हैं वेव। और उसी तरीके से हमारा धरती के ऊपर भूकंप फैल जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। अगला, इस तरीके से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि शुरुआत हुआ फोकस पे, ऊपर आ गया हमारा एपिसेंटर पे भूकंप आ गया, और एपिसेंटर से चारों डायरेक्शन में भूकंप फैल जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगला, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा भूकंप का नुकसान कहाँ पे देखने को मिलेगा? मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भूकंप का जो नुकसान है, भूकंप से क्या होता है, नुकसान होता है भाई, जमीन कई बार फट जाता है, कई बार बिल्डिंग वगैरह गिर जाता है। तो भूकंप का जो झटका सबसे ज़्यादा महसूस होगा और सबसे ज़्यादा जहाँ पे नुकसान होगा वो कौन सा जगह है? यानी कि एपिसेंटर। यानी कि एपिसेंटर के आसपास जो जगह आएगा सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पे होगा, क्योंकि एपिसेंटर वो जगह है जहाँ पे भूकंप का झटका पहली बार महसूस होता है धरती के ऊपर। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जहाँ से धरती के ऊपर भूकंप का शुरुआत ही हो रहा है तो उस जगह का तो तबाही भयंकर मचने वाला है। और जैसे जैसे आप उस पॉइंट से एपिसेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे भूकंप का नुकसान आपको कम देखने को मिलेगा। अच्छा आपको एक कहानी बताते हैं, ज़्यादा नहीं, आज से 8-9 साल पहले का कहानी है। आप लोग उस समय पे बहुत छोटे रहे होंगे। आज से 8-9 साल पहले का आपको बात बता रहे हैं। नेपाल में भयंकर भूकंप आया था। आप अपने माता पिता से पूछिएगा, मम्मी पापा से पूछिएगा, उनको पता होगा। हमको पता है तो आपको कहानी समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो हुआ क्या था, आज से लगभग 800-900 साल पहले, मतलब ना 800-900 साल नहीं, 8-9 साल, बस 8-9 साल पहले नेपाल में क्या हुआ था। नेपाल का जो प्लेट है, नेपाल भी किसके ऊपर होगा, प्लेट के ऊपर ही होगा। तो नेपाल का प्लेट यानी कि धरती के नीचे 2 प्लेट टकराया कहाँ पे, नेपाल में। पहला उसका झटका कहाँ महसूस हुआ, नेपाल में। तो नेपाल में इतना भयंकर तबाही मचा था, इतना भयंकर तबाही मचा था, आप यकीन मानो बहुत सारे लोगों का जान चला गया था। मतलब सीधा बड़ा बड़ा बिल्डिंग को सीधे धंस गया था। समझ रही बात, कहानी समझ रही है। तो नेपाल में भूकंप का शुरुआत हुआ तो बताओ सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ का होगा, नेपाल में होगा। इतना भयंकर नुकसान हुआ था कि एक एक इंसान जमीन के नीचे 7-7 दिन 8-8 दिन पड़ा हुआ है और वो मर गया जमीन के नीचे। सोचो इतना भयंकर तबाही मचा था। उसके बगल में कौन है, नेपाल के बगल में हमारा इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सबसे बगल में कौन है, बिहार, यूपी। इन सब में भी झटका महसूस किया गया लेकिन कम। क्यों? क्योंकि नेपाल से जहाँ पे भूकंप स्टार्ट हुआ वहाँ से हमारा बिहार काफ़ी दूर पड़ता था, तो बहुत नुकसान कम हुआ बिहार में, लगभग ना के बराबर हुआ था। कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत नुकसान आया था, ज़मीन फटा था, कहीं पर बिल्डिंग वगैरह भी हल्का फुल्का दरार आया था, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ था। तो हम बताना ये चाहते हैं कि भूकंप का सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा, एपिसेंटर पे, जहाँ पे भूकंप का शुरुआत होगा। तो एपिसेंटर के आसपास
जो भी इलाका होता है वहाँ पे डैमेज सबसे ज़्यादा होता है, और एपी सेंटर से जितना आप दूर रहेंगे उतना नुकसान कम होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। पूरा कहानी समझ में आ गया आपको? चलिए, इस तरीके से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर लैंड फॉर्म्स। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।